वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक वर्ब है। क्या है? वर्ब। कहा जाता है कि ग्रामर में तीन ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला आपका यही है पहला वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं। दूसरा जो है आपका वो है आपका प्रीपोजिशन। क्या है? और तीसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। ठीक है। तो वर्ब मतलब क्रिया, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। ठीक है। और उसके बाद क्या है? टेंस। क्या है? टेंस। इसका काम क्या है? इस तीनों का काम क्या है कि भैया ये रीढ़ का हड्डी है किसी भी ग्रामर का टॉपिक का। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट बने, ग्रामर का एक एक चीज़ कवर करें, तो जैसे क्या होता है कि हम लोग रीढ़ के हड्डी के बिना स्टैंड नहीं हो सकते, खड़ा नहीं हो सकते। बिल्कुल उसी प्रकार ग्रामर में तीन टॉपिक, पहला क्या, दूसरा और तीसरा, यानी वर्ब, प्रीपोजिशन और टेंस, ये तीनों रीढ़ का हड्डी माना जाता है। अगर ये आप बहुत अच्छे से करते हैं, इतना बात को तो गारंटी है। क्या गारंटी है? कि भैया आपका इंग्लिश मजबूत होने वाला है। आपका इंग्लिश मजबूत होने वाला है। राइट? तो हम लोग आज वर्ब पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं वर्ब पे और देखेंगे वर्ब को पूरा डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे। आप लोग प्लीज़ अपना नोट्स जो है डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आज फिर से हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करके प्लीज़ अपने पास में नोट्स को रखें। और अगर मान लीजिए कुछ हम एक्स्ट्रा लिखवाते हैं तो नोट्स में कहीं ना कहीं स्पेस हो, वहाँ पर लिखने का कष्ट प्रदान करें। और प्लीज़ नोट्स को पढ़िए, याद कीजिए। यूट्यूब से ही वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो तभी फ़ायदेमंद होगा जब आप नोट्स को पास में रख रहे हैं, नोट्स को रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं बेहिचक। और आज हम इस मतलब लिंक के डिस्क्रिप्शन में आज हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत हो आप बेहिचक जो है हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब, प्रीपोजिशन और टेंस। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे वर्ब। क्या करेंगे? वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे वर्ब को शुरू करने से पहले कुछ हम फाउंडेशन में कुछ बातें बताना चाहेंगे, देखिएगा ध्यान से। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक है। अच्छा, वर्ब का मतलब जो क्रिया होता है तो इसका मतलब ध्यान से देखिए। क्रिया मतलब होता है क्या है? काम। क्या होता है? काम। अच्छा, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? वर्क, है ना? या वर्क भी कह सकते हैं और एक्शन भी कह सकते हैं। एक्शन भी कह सकते हैं। चलिए, हम लोग नाउन देखा, किसी भी चीज़ का नाम होता है। नाउन के बदले अगर कोई चीज़ यूज होता है तो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन और नाउन देख लिया, उसके बाद मैंने देखा कि दोनों का क्वालिटी बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव के बाद आया वर्ब। क्या आया है? वर्ब। अच्छा, ये वर्ब बताता है क्रिया, एक्टिविटी को, यानी कोई भी काम हम करते हैं या हम पे किया जाता है वो सारा एक्टिविटी ही होता है। और एक्टिविटी को ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम सवेरे उठते हैं, उठना हमारा क्या हो गया? वर्ब। हम लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो वो सब भी क्या हुआ? वर्ब। हम उसके बाद फ्रेश होते हैं, नहाते हैं तो वो भी क्या हो गया? सॉरी। एक्टिविटी जितना भी होता है वर्ब होता है। उठना, रोना, धोना, खाना पीना, जितना भी चीज़ होता है, मारना, पीटना, सोना, हंसना, जागना सॉरी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? वर्ब होती है। एक सेकंड। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? वर्ब होती है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, देखिएगा ध्यान से। सेंटेंस क्या लिखा? मेरा नाम खूबसूरत है तो उसी शुरुआत करना चाहेंगे। मैंने क्या क्या लिखा? रचित इज ए गुड बॉय। क्या लिखा? ठीक है। रचित गोज टू मार्केट डेली ऑन फुट। रचित रोज मार्केट जाता है अपने पैर से, मतलब पैर से जाता है। पैर से जाता है मतलब पैदल जाता है। ऑन फुट का मतलब पैदल।
देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस है रचित इज ए गुड बॉय, क्या? उसके बाद मैंने लिखा रचित गोज़ टू मार्केट डेली ऑन फुट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है। सोहन वाज ए स्टूपिड बॉय, सोहन एक बेवकूफ़ लड़का था। अमन हैज़ गॉन टू मुंबई फॉर ऑडिशन, अमन जो है मुंबई जा चुका है ऑडिशन के लिए, मतलब मुझे लगता है हीरो एक्टर वगैरह बनेगा अमन, है ना, ऑडिशन देने के लिए जा रहा है, या सिंगर भी बन सकता है। रोशन हैड जम्प्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, रोशन सीढ़ी से कूद चुका था, अब वही कूदा का है पता नहीं। भोला वाज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय अर्लियर, पहले भोला इंटेलिजेंट लड़का नहीं था। ये सब बातें सत्य लिखी गई है, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग आज वर्ब को देखिएगा कितना आसानी से वर्ब को हम पकड़ सकते हैं और कितना आसानी से वर्ब, ठीक है। पहली बात हम क्या बताए हैं कि वर्ब क्रिया, काम, एक्टिविटी, एक्शन होता है। बॉय क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। अच्छा, ए जो होता है आर्टिकल होता है, क्या होता है? आर्टिकल। ये बताता है कि चीज़ें कितनी है, एक। अच्छा, यहाँ पर देखिए इज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अच्छा, रचित भी क्या है? नाउन है, क्या है? तो जो सब कुछ हो गया तो बचा क्या? इज, है ना। इज ही यहाँ वर्ब है, क्या है? अच्छा, ये वर्ब है, क्या है? ठीक है। अच्छा, वर्ब में कौन सा वर्ब है? वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है मतलब मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये हम सब बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इस पूरे सेंटेंस में जो जो हम पढ़ लिए हैं, जो पढ़ लिए, जैसे नाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, नाउन पढ़ लिए, उसको तो आराम से छाट सकते हैं। अब बचा क्या? आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ लेंगे, आर्टिकल ए एन और द जहाँ लिखा रहेगा वो समझ जाइएगा आर्टिकल है, ठीक है। वैसे आगे आएगा, हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इज बचा, क्या बचा? इज को देखने से लग रहा है कि यही वर्ब होगा, क्यों? क्योंकि रचित है एक अच्छा लड़का। तो रचित, एक चीज़ बताओ, रचित क्या है? एक यहाँ कुछ काम कर रहा है कि रचित खुद एक अच्छा लड़का है? रचित कोई काम कर रहा है यहाँ, क्या? तो अभी हम कुछ देर पहले बोले कि अगर एक्टिविटी होगा तभी वर्ब होगा, तो यहाँ तो एक्टिविटी नहीं है, यहाँ तो एक्टिविटी नहीं, तो इज वर्ब कैसे हो गया? हमने कहा कि अगर वर्ब है तो एक्टिविटी होगा, वर्क होगा, एक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो एक्टिविटी किया ही नहीं रचित। अगर एक्टिविटी रचित किया नहीं तो भाई इज वर्ब कैसे है? सुनिए ध्यान से देखिएगा। जनरली इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, ये सब के पास काबिलियत होता है कि हम वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, जब इज के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। इतना चीज़ नज़र आए, इतना चीज़ नज़र आए। और इसके बाद अगर कोई ऐसा वर्ड ना हो, इसके बाद अगर कोई ऐसा वर्ड ना हो जो वर्ड एक्टिविटी को दिखाता है, जैसे स्लीप, गो, कम, ऐसा वर्ड अगर इस सब कई सेंटेंस में दिख जाए और इसके बाद कोई मेन एक्टिविटी वाला वर्ड ना दिखे तो संजोग से यही मेन वर्ब बन जाता। तो यहाँ पर इज के बाद कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो काम को दिखाता है, किसी भी तरह के काम को नहीं, तो ये तो वर्ब है। कैसा वर्ब है? मेन वर्ब हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लीजिए कभी कभी सेंटेंस में ये नहीं दिखे तो जो एक्टिविटी वाला वर्ड होगा वही दिख जाएगा, तो वही मेन वर्ब हो जाएगा। चलिए, ऑन फुट तो जानते हो पैर है, डेली मतलब रोज होता है, समझ रहे हो ना। मार्केट तो जानते हो नाउन है, कोई जगह है, और टू प्रीपोजिशन होता है, रचित नाम होता है। तो गो मतलब होता है जाना, उसका सिंगुलर फॉर्म लगा है गोज, तो भाई यही तो मेन काम हो रहा है, तो मेन वर्ब यही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फुट का मतलब पैर होता है, नाउन, ये प्रीपोजिशन है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना, राइट, है ना। उसके बाद डेली, डेली मतलब रोज होता है, ठीक है। रोज है मतलब एक तरह डेली एक वर्ड है जो दिखाता है कि काम रोज हो रहा है, राइट। अब देखिए मार्केट, ये जनरली डेली एडवर्ब होता है जो बताता है कि डेली हो रहा है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है जो बता रहा है काम कब हो रहा है, तो आज हो रहा है, डेली हो रहा है, रोज हो रहा है, है ना। अब आगे देखिए, टू भी ये प्रीपोजिशन है, और बचा कौन? गो मतलब होता है जाना, और जाना मेन एक्टिविटी होता है, तो जाना ही मेन वर्ब हो गया। क्या इस सेंटेंस में इज हमारा दिख रहा है? तो संयोग से वो नहीं दिख रहा है, तो यही है और यही है, तो यही मेन वर्ब होगा। हाँ, अगर ये देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने क्या किया, इज भी डाल दिया और गो का आईएनजी फॉर्म भी डाल दिया। तो देखिए स्कूल तो क्या होता है? नाउन, नाउन से पहले टू लगा है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना।
गो मतलब होता है जाना, ये जाने वाला काम ही मेन होता है, तो ये मेन वर्ब हो गया। और इज जो है हम बताए थे कि मेन वर्ब से पहले दिख जाए, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब नहीं रहता तो यही मेन वर्ब बन जाता, लेकिन संजोग से इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे मेन काम करने वाला कोई वर्ड दिख रहा। बोलो यस और नो? समझ में आया? इसका मतलब सर आप एकदम सही बोले। पहला सेंटेंस में हमने जो लिखा इज लिख दिया, मेन वर्ब दिया ही नहीं, तो वही मेन वर्ब बन गया। जनरली इसके पास काबिलियत होता है हेल्पिंग वर्ब बनने का, लेकिन भाई जब इसके आगे मेन वर्ब ना दिखे, तो जैसे मान लो पापा तुम्हारे घर के गार्जियन हैं, अब कुछ समस्या हो गया और पापा घर में नहीं है, तो जो सबसे घर का बड़ा बेटा होता है वही मेन काम करता है। माता पिता सब उसी को कहते हैं कि बाबू तुम ये कर दो, बाबू तुम ये कर दो। क्यों? तुम ही मेन आदमी हो गया। ऐसे तो तुम हेल्पिंग था, सपोर्टर था पापा का, लेकिन अब पापा नहीं है तो तुम ही बन गए पावरफुल आदमी। इसका मतलब क्या कि मेन वर्ब जब ना दिखे तो हेल्पिंग वर्ब कहता है कि सारा दारोमदारी हम ले लेते हैं, हम ही मेन बन जाते हैं, कोई उपाय नहीं है। जैसे अगर प्रेसिडेंट इंडिया, मतलब मान लो कि प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं है, प्रेसिडेंट गए हैं कहीं मान लो अमेरिका में मीट पे, तो वहाँ से मान लो अगर आएंगे तो मान लो फिर से कार्यभार संभालेंगे तो कहेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट आ गए, लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका चल गए, तो अभी रिसेंटली कौन प्रेसिडेंट है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, उपराष्ट्रपति ही प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करता है। कोई दिक्कत? तो जब है ये तो भाई है, ये है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके आगे मेन वर्ब नहीं है, तो ये बेचारा कहता है कि हम ही मेन वर्ब बन जाएंगे। अच्छा, इसमें भी लॉजिक है, दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल में, अब गो मतलब जाना होता है, उससे पहले इज लगा है। इज तो कहता है कि हम चीख के कहता है कि हम तो हेल्पिंग वर्ब ही हैं, लेकिन संजोग से यहाँ पर आगे मेन वर्ब है, तो हम तो हेल्पिंग रहेंगे ही। हम हेल्पिंग से हटेंगे नहीं, हम तो हेल्पिंग रहेंगे ही। और मेन वर्ब गो है तो गोइंग मेन वर्ब हो गया, समझे? क्योंकि एक्टिविटी यही है, ठीक है। अब फिर देखो, बॉय लड़का है, स्टूपिड उसका एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, सोहन बॉय है, नाउन है ना? नाउन ये भी है। और वाज जो है, फिर भी देखो वाज का काबिलियत था क्या बनने का? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन क्या इसके आगे कोई मेन वर्ब दिख रहा है? यही कहेगा कि भैया हम ही बन जाते हैं मेन वर्ब। तुम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संजोग से वाज के बाद देखो, अब हैज जो है, हैज के पास काबिलियत है हेल्पिंग वर्ब बनने का, लेकिन हैज हेल्पिंग वर्ब बन गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या दिख रहा है? गॉन। और गॉन गो का फॉर्म होता है, गो मतलब जाना होता है, जिसके मेन वर्ब बन गया। क्योंकि ऑडिशन तो कुछ काम होता है, एक्टिविटी है, फॉर्म मतलब होता है प्रीपोजिशन, मुंबई एक जगह है, टू प्रीपोजिशन है, हैज हेल्पिंग वर्ब, गॉन मेन वर्ब बन गया, और अमन भी नाउन है, राइट? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्यों हेल्पिंग वर्ब बना? ये तो चिक के कह रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे आगे अगर कोई मेन वर्ब होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं होगा तब मेन वर्ब बन जाएगा। लेकिन है मेन वर्ब है तो मेन वर्ब होगा। जो एक्टिविटी मेन काम, गोइंग देख रहे हो ना, जाने का, खाने का, उठने का, सोने का, रोने का, तो जो भी एक्टिविटी होगा वो उसी से मेन वर्ब कहलाता। अब देखिए, जंप मतलब होता है कूदना, यही मेन काम होता है, तो ये मेन वर्ब हो गया। उसके पहले हैव, हैज, हार्ड कहता है कि हम चीख के कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब बनने का काबिलियत है, तो रहेंगे। भोला, वाज के बाद कोई दिख रहा है मेन काम? इंटेलिजेंट मतलब तो बुद्धिमान, बॉय इंटेलिजेंट है, तो बॉय नाउन हुआ, नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हुआ, नॉट नेगेटिव को बताता है, और वाज बचा, यही मेन वर्ब बना। क्यों मेन वर्ब बना? क्योंकि इसके आगे कोई मेन वर्ब है ही, इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो भैया यही मेन वर्ब बन गया। समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से? कोई दिक्कत? देखिए याद रखिए, कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक ना, बशर्ते उसको इलेबरेट करके पढ़ने की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। अच्छा, क्या ये मिटा दे? नहीं, हम मिटाएंगे नहीं। अभी लॉजिक बता रहे हैं तुमको, ध्यान से देखना, थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटाएंगे नहीं हम, इसको कुछ और इसमें समझना है। देखिए क्या समझते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक्टिविटी को वर्ब कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी बताओ, जब एक्टिविटी होगा तभी उसको वर्ब कहेंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि एक्टिविटी होगा तभी वर्ब है, तो ये कंफर्म बातें नहीं है, ये सत्य नहीं है। कैसे? देखिए ध्यान से। अगर मैंने कहा आई एम गोइंग, तो इसमें पता चला तुमको कि मैं जा रहा हूँ, यानी मेरा काम जाने का है। बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए
कि मैंने देखो क्या किया, आई एम रचित। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? फिर भी तो वर्ब यहाँ दिख गया हमको। संजोग से ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, और ये क्या है? मेन वर्ब। इसके पहले ये हेल्पिंग वर्ब होगा। तुम देख रहे हो 2 सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम गोइंग में एम हेल्पिंग वर्ब बन गया क्योंकि उसके आगे मेन वर्ब था, और उसमें एक्टिविटी नाम का कुछ चीज़ हो रहा था, जाने का, यानी आई जो था एक काम कर रहा था, गोइंग जाने का। लेकिन सेकेंड में जो है आई कोई काम नहीं कर रहा है, आई खुद ही है रचित, तो ये कुछ काम नहीं कर रहा। आई कुछ काम नहीं कर रहा। आई एम रचित में एम जो है मेन वर्ब बन के और आई का स्टेट बता रहा है। स्टेट मतलब होता है अवस्था, कि मैं क्या हूँ तुम क्या हो। इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, इसमें बस स्टेट पता चल रहा है कि आई का स्टेट क्या है, और आई स्टेट क्या है कि आई ही रचित है। अवस्था पोजीशन बताता है। क्या बताता है? अवस्था का मतलब हम क्या हैं, तुम क्या हो, तुम्हारा पोजीशन क्या है। आई एम ए टीचर, तो आई एम क्या हो गया? अवस्था बता रहा है कि मैं मेरा किस पोजीशन पे हूँ, टीचर वाले पोजीशन पे हूँ। आई एम एन इंस्पेक्टर, तो मैं किस पोजीशन पे हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं खुद हूँ। तो जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह आए तो आगे पक्का मेन वर्ब नहीं होगा, यही मेन वर्ब होगा। तो ये कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, ये पोजीशन स्टेट को बताए बस। वापस से जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह आए तो आप समझिएगा कि ये स्टेट या पोजीशन बताएगा, कुछ एक्टिविटी नहीं। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए सेंटेंस में इज क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि रचित एक गुड बॉय है, रचित एक गुड लड़का। पोजीशन का मतलब होता है कोई चीज़, जगह, लेकिन ऐसा मत समझो। जगह मतलब किस जगह पे हो, तो जगह पे तो नहीं बता रहा है, लेकिन स्टेट अवस्था बता रहा है कि रचित गुड बॉय है, राइट। तो ये देखो स्टेट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेट नहीं बता रहा है, एक्टिविटी बता रहा है। फिर रोहन स्टेट बता रहा है, नहीं एक्टिविटी बता रहा है क्योंकि गोइंग है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर सोहन के बारे में बता रहा है, मेन वर्ब आ गया, आगे मेन वर्ब नहीं है कोई, तो ये स्टेट बताएगा। हैज ये तो बता रहा है, देखो गॉन है तो मेन वर्ब है तो एक्टिविटी है। फिर तो यहाँ एक्टिविटी है। फिर वाज स्टेट बता रहा है कि भोला कुछ कर नहीं रहा है, भोला खुद था, स्टूपिड बॉय, राइट। इसका मतलब क्या है कि भैया जब भी हेल्पिंग वर्ब यानी ये सारा मेन वर्ब की तरह आए तो स्टेट बताएगा। समझ में आ गया? अच्छा, जब ये समझ गए होंगे तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, और अगला क्वेश्चन जो आपको देंगे वो ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, कितना इंटेलिजेंट हो तुम लोग, तो कभी कभी डर लगने लगता है हमको। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने कहा Rachit is going to school. Rachit is interesting. Sohan was a teacher. चांदनी वॉज ए गुड गर्ल। सुनिएगा ध्यान से, जाने का काम मेन हो रहा है, ये मेन वर्ब हुआ, यानी एक्टिविटी बता रहा है, तो इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत? इंटरेस्टिंग काम मेन हो रहा है, तो इज क्या होगा? मेन वर्ब कैसे हो जाएगा? मतलब आप लोग हमें पढ़ा चुके हैं पहले। सुनिएगा ध्यान से, क्या है, आईएनजी देखने से सिर्फ ये नहीं हो जाता है कि वो मेन वर्ब है,
आपको वर्ड देखना पड़ता है। ये मेन वर्ब ही है हेल्पिंग वर्ब। क्यों? इंटरेस्टिंग मेन वर्ब होता ही नहीं है। ऐसा होता है इंटरेस्टिंग, मैं इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मैं खुद इंटरेस्टिंग हूँ, यानी इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है जो रचित का क्वालिटी बताता है कि रचित इंटरेस्टिंग है। रचित कुछ कर, रचित खुद क्या है? तो भैया इसमें इंटरेस्टिंग वर्ब नहीं था, एक्टिविटी, तो ये मेन वर्ब। तो मेन वर्ब उसके पीछे इज है जो स्टेट बता रहा है कि तुम इंटरेस्टिंग हो, रचित इंटरेस्टिंग है। समझ में आ गया? तो आप सिर्फ आईएनजी देख के ये नहीं कहिएगा कि मेन वर्ब है, दिमाग लगाना, ठीक है। अब देखिए, अब तो देखिए टीचर, चांद सोहन वाज टीचर, तो वाज क्या हो गया? मेन वर्ब, क्योंकि इसके आगे कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। चांदनी का भी मेन वर्ब क्या हो गया? ये चांदनी वाज क्या हो गया? मेन वर्ब, इसके आगे कोई एक्टिविटी। मेरे अंदाज से अब तुम लोग पूरा समझ गए होंगे। अब देखो वर्ब का फाउंडेशन था ये। अब आपके नोट्स के हिसाब से सारा वर्ब को हम एक एक करके इलेबोरेट करेंगे, ठीक है? यस सर। तो देखिएगा ध्यान से, मिटा दें इसको। यस सर। समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज, हैं? चल निकालिए अपना नोट्स, देखिए धुआंधार नोट्स में क्या लिखा है। आप सभी जितने भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, प्लीज़ आप सभी को से गुजारिश है कि 200 रुपया तक लगेगा, प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट कराने के अपने पास रखिए इस नोट्स को और इससे बेहतर फ़ायदा उठाइए। ओके, पेज नंबर कितना पे है? 34, 32 पे है वर्ब। कितना पे है? 32 पे नहीं होगा, 33 पे है। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम वर्ब जो है नोट्स के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब जो है नोट्स के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है शब्द, देखिए लिखा है श्वेता सिंग्स ए सॉन्ग। Lucky is weeping. He was beaten. Aman had a car. कोमल इज गुड, राइट? देखिएगा ध्यान से। देखिए श्वेता सिंग्स मतलब होता है गाना, यही काम मेन हो रहा है तो ये क्या होगा? वीप, रोने का काम मेन हो रहा है तो ये पक्का मेन भर होगा, तो ये क्या होगा? पीटने का काम मेन हो रहा है तो वाज क्या होगा? यहाँ पर आगे हेड के आगे कोई एक्टिविटी दिख नहीं रहा है तो ये खुद क्या होगा? इल मतलब होता है बीमार। श्वेता कुछ कर नहीं रहा, श्वेता खुद बीमार है, इज क्या होगा? गुड है। कोमल कुछ कर नहीं रहे, कोमल खुद गुड है, इज क्या होगा? मेरे अंदाज से एक एक चीज़ को आप पकड़ रहे हैं, राइट? इसमें तो एक्टिविटी हो रहा है, इसमें कुछ कर नहीं रहा है, सॉरी इसमें भी एक्टिविटी हो रहा है बीपिंग, इसमें कुछ कर नहीं रहा है, उसको पीटा जा रहा है, सॉरी इसमें भी पीटा जा रहा है, सब संजोग से ही को ही पीटा जा रहा है, एक्टिविटी हो रहा। लेकिन इस सेंटेंस में अमन कुछ कर नहीं रहा, अमन के पास था कार, तो अमन के पास पोजीशन, याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पोजीशन भी दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब पोजीशन भी दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब स्टेट भी दिखाता है, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है? अधिकार। मेरा, तुम्हारा, किसी और का। पोजीशन का मतलब होता है स्तर, किस लेवल पे हो तुम। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अच्छा देखिए ये सब चीज़ें जो है उसमें नोट्स में नहीं लिखी है तो आप इसको कहीं नोट्स में लिख लीजिए, कहीं साइड में, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या क्या होता है? देखो हैव, हैज़, हैड, क्या
देखिए ध्यान से, हैव, हैज, हैव, और देखो यहाँ हैड, ठीक है। इसके बाद अगर मेन वर्ब ना रहे तो ये खुद पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन, पोजीशन पी डबल सी डबल सही, पोजीशन अधिकार को दिखाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अपने शब्दों में नोट्स में इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है कि सेंटेंस में, पहला सेंटेंस में सिंक्स जो है काम को बताता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा काट दो तो उसको दो काट दो, देखो दो काट दो। लकी वीपिंग, लकी रोड एक्टिविटी बता रहा है ना, उसमें देखिए 3, 5, 6, 3 क्या, ही वॉज बीटन, ये कुछ नहीं कि इसको पीटा जा रहा है, लेकिन एक्टिविटी तो हो रहा है, स्टेट थोड़ी बता रहा है उसमें, राइट। तो उसके बाद 3 भी काट दो। उसके बाद 4 में देखो, ये तो स्टेट बता रहा है, इन 4 में स्टेट नहीं बता रहा, अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। हैव, हैज, हैड के साथ क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है, राइट। नोट्स में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा जो पहला सेंटेंस है, देखिए हम एलेबरेट कर देते हैं नोट्स में आपको कैसे ठीक करना है। श्वेता सिंग्स ए सॉन्ग, श्वेता कोई एक्टिविटी कर रही है। लकी इज वीपिंग, लकी भी एक्टिविटी कर रहा है ना। ही वॉज बीटन, वो भी तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पीटा जा रहा है, ये पैसिव सेंटेंस है। क्या है? पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। अमन कुछ कर नहीं रहा, अमन के पास था, यानी अधिकार है, कार था, ठीक। श्वेता कुछ कर नहीं रही, श्वेता खुद बीमार है। और कोमल कुछ कर नहीं रही, उसके पास देखो ये पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। और ये क्या है? स्टेट बता रहा है। श्वेता कैसी थी? बीमार थी, बीमार है। कोमल, इसका भी स्टेट पता चल रहा। ये पोजीशन है, स्टेट है, पैसिव है, एक्टिविटी है। क्या है? एक्शन शो कर रहा है, इसमें भी एक्शन शो कर रहा। कोई दिक्कत? तो आप ये कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है ना। उसमें जो 2, 3, 5, 6 है, किसी का स्टेट अवस्था के बारे में पता चल रहा है, उसमें 5, 6 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 5, 6, है ना। और 4 में तो अधिकार बता ही रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब 1, 2 क्या है? एक्शन को बता रहा है। 1, 2 में क्या लिखिएगा? काम को। 1 जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ना, फर्स्ट सेंटेंस में उसके जगह देखो लिखा है ना फर्स्ट सेंटेंस में, है ना। क्या लिखा है? फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट कॉमा सेकंड कर दो और नीचे वाला 2 काट दो। हाँ, ठीक है, हो गया। चलिए, अच्छा, ये सारे राउंडेड वर्ड्स जितने भी हैं, यही सब वर्ब कहलाते हैं, यही सब वर्ब कहलाते हैं। चाहे वो एक्टिविटी बताए, चाहे पोजीशन बताए, चाहे स्टेट बताए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो लिखा भी है, किसी सेंटेंस को बनाने में वर्ब की अहम भूमिका होती है। अच्छा देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो जनरल स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस को बनाने का जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर बताता है। कोई दिक्कत? अब जनरल स्ट्रक्चर बताता है, इसका मतलब फिक्स्ड है कि सब्जेक्ट तो चाहिए ही सेंटेंस में, वर्ब भी चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अभी मैंने बोला कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें कहा गो मतलब होता है जाना, ये तो वर्ब है, और कहाँ जाना ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है। क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? लेकिन ये सेंटेंस सही है। पूछिए का है? अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो काम चल सकता, ठीक है, काम चल सकता है, नहीं चलता ही है, राइट। अगर तुम पूछोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं, याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेश दिया जा रहा है, गो देयर, वहाँ जाओ। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा छुपा रहता है। जब भी हम बोलेंगे गो देयर, तो हम पक्का है कि सामने वाला को बोलेंगे, और सामने वाला सेकंड पर्सन होता है, वो यू होता है। क्या होता है? और यू को बोलेंगे, यू गो देयर, यू गो देयर, यू कम, यू विल हैव टू गो देयर,
है ना। तो इसका मतलब यू छुपा रहता है, इम्परेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है, यानी इसको पूरा पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, यू गो देयर, लेकिन इसमें छुपा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी सब्जेक्ट के बिना काम चल रहा है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, देयर। देयर ऑब्जेक्ट होगा, मान लो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस सही है, इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर सिर्फ मैंने लिख दिया गो, अब बताओ, देखो मैंने क्या किया, एक बार सब्जेक्ट गायब किया, एक बार सब्जेक्ट और वर्ब गायब किया, अब मैंने क्या किया, सब्जेक्ट गायब किया, वर्ब किया, अब वर्ब लिख दिया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। अब बताओ ये सेंटेंस सही है गलत? क्यों? गो मतलब होता है जाना, मैंने बोला गो, यू गो, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब तुम देख रहे हो वर्ब के बिना काम नहीं चल रहा है, बाद में कुछ रहे चाहे नहीं, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। हम शुरू किए थे आज वर्ब, तो क्या बोले थे कि कोई चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, वर्ब को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस बनाने में वर्ब को लिखना ही पड़ेगा, कुछ लिखो चाहे नहीं, लेकिन वर्ब को लिखना ही पड़ेगा। अब वर्ब नहीं लिखते तो क्या सेंटेंस पूरा होता है? तो इसको भी आप जनरल स्ट्रक्चर सेंटेंस का है, इसको भी आप लिख सकते हैं नोट्स में कहीं पर, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए, हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। देखिए आपने डेफिनेशन लिखा है, वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। वर्ब से क्या पता चलता है, किसी का कार्य, कोई काम क्या करता है, किसी का क्या व्यापार है, बिजनेस क्या है, अधिकार क्या है, संबंध क्या है, अवस्था स्टेट क्या है, राइट। पर ये इंग्लिश में लिखा है, ए वर्ब इज़ ए वर्ड, ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो डिनोट करता है कोई एक्शन को, पोजीशन को, रिलेशन को, या जो अवस्था उसका है उसको बताता है। ये फिर से एक डेफिनेशन है, ए वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, बताता है या आश्वस्त करता है आपको कि भैया कोई चीज़ क्या है, या कोई पर्सन क्या है, या कौन सा एक्टिविटी कर रहा है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वर्ब हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं कुछ एक्टिविटी को, जैसे देखिए गो, ईट, डांस, लाफ, वीप, प्ले, रन, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, बहुत सारा ऐसा शब्द है जो वर्ब को बताता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आप हेडिंग में क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स। क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब को समझते हैं और डिटेल में, ठीक है। क्या हेडिंग है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स। वर्ब को कैसे समझते हैं, देखिए पहला तो एक्शन होता है, वर्ब क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब ये कार्य होता है, कार्य मतलब काम होता है, राइट। कोई दिक्कत? अब मैंने कुछ एक्शंस को लिखा, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा आई प्ले, क्या लिखा? आई प्ले, सही है। मैंने लिखा लकी ड्रिंक्स अल्कोहल। फिर मैंने लिखा कोमल इज डांसिंग। फिर मैंने लिखा अमन विल ईट स्वीट्स। फिर मैंने लिखा चिल्ड्रन प्ले। फिर मैंने लिखा आई वॉज टॉट, मैं पढ़ाया गया था या मुझे पढ़ाया गया था, ठीक है। सुनिए देखिए ध्यान से, प्ले मतलब खेलना होता है, यही मेन वर्ब है, कोई दिक्कत? ड्रिंक्स मतलब होता है पीना, यही मेन वर्ब है। डांसिंग मतलब होता है नाचना, यही मेन वर्ब है,
तो ये पक्का क्या होगा? ईट मतलब होता है खाना, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। तो इससे पहले क्या होगा? प्ले मतलब क्या होता है? तो यही मेन वर्ब है, कोई दिक्कत? टॉट मतलब क्या होता है? पढ़ाना, यही मेन वर्ब है। तो इससे पहले वाज क्या होगा? कोई दिक्कत? आपको मेन वर्ब हेल्पिंग में दिख गया? यही सब क्या है? वर्ब है ना? मान लो कि इस पूरे को राउंड कर दिए, जो राउंड कर दिए ये सब पूरा राउंडेड है ना? ये सब पूरा राउंडेड है, तो ये सब राउंडेड चीज़ क्या हो गया? यही राउंडेड वर्ड्स जितने भी दिख रहे हैं वही सब क्या होते हैं? वर्ब्स। क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। सॉरी 3-4 लिखना, वर्ब्स। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, आगे आपका हेडिंग में है रिलेशन और पोजीशन। अभी आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जो फाउंडेशन कुछ देर पहले बनाए हैं वो फाउंडेशन ज़रूरी था। अगर वो नहीं पढ़ाते आपको तो आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया क्या करना है, नहीं करना है, कौन मेन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है। अब तरातर पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बिल्डिंग बनाने से पहले पिलर बनाना बड़ा ज़रूरी होता, बिना पिलर के घर रहता? समझे? देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा। अब आपकी हेडिंग में क्या है? रिलेशन और पोजीशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। रिलेशन स्लैश पोजीशन। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। कोई दिक्कत? और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अधिकार। कोई दिक्कत? मेरा, तुम्हारा, किसी और का, किसी और से संबंध, ये दोनों चीज़ें होती। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। मैंने फिर से एक सेंटेंस लिखा, द काउ हैज़ टू आइज। ठीक है, फिर मैंने लिखी, यू हैड अ कार। समझ में आ गया? इसमें क्या था? देखिए ध्यान से, इसमें था हैव बता रहा है कि मेरे पास है एक कार। पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। काउ मतलब, सॉरी काय तो गाँव होता है, नाउन है। हैज मतलब होता है, फिर पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? और यू हैड ए कार, देखो ये प्रेजेंट का पोजीशन बता रहा है, ये भी प्रेजेंट का पोजीशन। और ये पास्ट में कि तुम्हारा यू हैड ए कार, तुम्हारे पास एक कार था, ये भी पोजीशन बता रहा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक सेकंड। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या चीज़? इंग्लिश क्लास तो हो रहा है बाबू। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए ध्यान से, इसका मतलब है कि आप पोजीशन बता सकते हैं। और देख लीजिए नोट्स में देखिए, अगर प्रेजेंट में आपके पास कुछ है तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे अधिकार बताने के लिए। ठीक है, और पास्ट में कुछ है तो इसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के लिए यूज होता है हैज़ और प्लूरल के लिए यूज होता है हैव, है ना? और हैड हो सिंगुलर चाहे प्लूरल, ये सब बातें प्रेजेंट की होगी, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये सब बातें पास्ट में होगी। सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों है। पास्ट में बातें होंगी तो इसकी बातें हो सकती हैं। कोई दिक्कत? मिटा दें? अच्छा, हैज हो, हैव हो या हैड हो, इसके आगे कोई मेन वर्ब का वर्ड नज़र नहीं आ रहा है तो ये खुद ही मेन वर्ब है। यानी यहाँ पे हैव जो है वो क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पे हैज जो है वो क्या है? यहाँ पे हैड जो क्या है वो मेन वर्ब। और मेन वर्ब है तो पोजीशन बताने का काम करता, अधिकार बताएगा। अगर इसके आगे कोई मेन वर्ब होता तो ये पोजीशन नहीं बताता, ये खुद हेल्पिंग वर्ब हो जाता, तो मीनिंग कुछ और हो जाता सेंटेंस का। ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से। चलिए जिसको जल्दी लिख लीजिए। जो चीज़ नोट्स में नहीं लिखते हैं वो अगर बोर्ड पे कराते हैं तो आप प्लीज़ नोट्स रखें। नोट्स के कहीं भी साइड में अगर स्पेस है उस स्पेस में राउंड करके उसको लिख लें। ओके,
मिटा दें। देखते हैं अब तो अभी तो रिलेशन और पोजीशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो ना, लेकिन अब तो पहले फाउंडेशन बना दिए हैं, तो टॉपिक है, टॉपिक तो पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं देखिए, अब देखिए हेडिंग है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कौन चीज़ किस स्टेट में रहता है। इसको बोलते हैं अवस्था या स्थिति, अवस्था या स्थिति, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा सीता इज़ इल, सीता इज़, या मैंने कहा टॉल, सीता मान लो कि या तो बीमार है या टॉल है। मैंने एक सेंटेंस लिखा श्वेता इज़ हैप्पी, श्वेता इज़ हैप्पी। मैंने एक और सेंटेंस लिखा दे आर बैड। फिर मैंने लिखा यू आर ए पुअर मैन, यू आर ए पुअर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इज के आगे कोई वर्ब दिख रहा है क्या? ये पक्का मेन वर्ब होगा। और ये सीता कुछ कर नहीं रही है, सीता खुद बीमार है, स्टेट बता रहा है, कोई दिक्कत, अवस्था है उसका, क्या स्थिति है, राइट। श्वेता बीमार है, मान लो बीमारी स्थिति में है वो। फिर देखो इज के बाद क्या कोई मेन वर्ब नज़र आ रहा है? तो ये पक्का मेन वर्ब है। और एक्टिविटी कोई नज़र आ नहीं रहा है, तो श्वेता कुछ कर नहीं रही है, श्वेता खुद क्या है? हैप्पी है, तो स्टेट है। दे आर बैड, वे कुछ कर नहीं रहे हैं, वो खुद खराब है। बैड क्वालिटी होता है, तो बताओ क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी मतलब तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन इस एक्टिविटी तो नहीं है, तो आर क्या हो गया? पक्का मेन वर्ब हो गया, कोई दिक्कत। स्टेट बता रहा है कि वो लोग अच्छे नहीं बुरे हैं, उनका स्थिति, उनका अवस्था खराब है। यू आर अ पुअर मैन, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम खुद एक गरीब आदमी हो, राइट। तो आर मेन वर्ब है और स्टेट बता रहा। बताइए कि अगर फाउंडेशन नहीं बनाते तो आप इतना अच्छा समझते हैं? फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। खटाखट तुम लोग बता रहे हो, इसका मतलब पिलर बहुत ज़रूरी, समझ रहे हो बात को? देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहा है, खुद है, स्टेट है, अवस्था है, राइट। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जितने भी राउंडेड वर्ड्स थे वो सब क्या थे? आपके स्टेट बताने वाले मेन वर्ब थे, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पे। किस पे चलते हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब पे। देखिएगा ध्यान से, काइंड्स ऑफ वर्ब में पहला जो होता है वो लेक्सिकल वर्ब होता है। क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब, है ना। इस वर्ब को हम लोग जनरली मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, यानी लेक्सिकल कहो या मेन, ज़्यादा प्रभोग में यही प्रचलन में मेन वर्ब ही लिखते। अच्छा, कौन कौन सा शब्द है? जैसे गो हो गया, इट हो गया, है ना, स्लीप हो गया, ये सब चीज़, उठना, रोना, धोना, खाना पीना, मारना पीटना, ये सब चीज़ें लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब है। दूसरा क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो हम लोग का ज़्यादा प्रचलन में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसको यूज़ करते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, मान लो कि इज दिख लिया, एम दिख लिया, आर दिख गया, है ना, वाज दिख गया, वर दिख गया है, वाज दिखा, वर दिखा, ये सब शब्द अगर दिख जाए आपको सेंटेंस में, और अगर इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, तभी ये हेल्पिंग वर्ब होगा, याद रखें, कोई दिक्कत। तो इसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब भी वर्ब ही होता। अब देखिए, अब ये दोनों तो लिख दिए हम, काइंड्स लिख दिए स्नैपशॉट में। अब इसको इलेबरेट करेंगे, क्या करेंगे? इलेबरेट करेंगे। तो इलेबरेट करने के लिए देखिए, वापस से मैंने हेडिंग दिया लेक्सिकल वर्ब। क्या दिया? लेक्सिकल वर्ब। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? इनका अपना अर्थ होता है। अच्छा बताओ, गो का हिंदी तुमसे हम पूछें तो क्या कहोगे? जाना। तो एक्टिविटी होता है। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना, है ना। मैंने कहा ईट, ईट मतलब खाना। इसका मतलब क्या लिखा है? लेक्सिकल वर्ब का अपना मीनिंग होता है, यानी एक्टिविटी करेगा तो बताएगा कि हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, इसका अपना मीनिंग है इस वर्ड का, तो इसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो क्या लिखा है कि इनका अपना अर्थ होता है एवं ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते। तो भाई यही मेन एक्टिविटी होगा सेंटेंस में, तभी ना ये मेन वर्ब का काम करेगा। तो लेक्सिकल वर्ब मेन एक्टिविटी होता है, मेन वर्ब होता है, यानी यही काम करता है सेंटेंस में, यही जो बोलेगा वही काम होगा, राइट। लेक्सिकल वर्ब के 5 काइंड होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। देखिए ध्यान से,
पहला जो होता है इसको बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म कहते हैं। जनरली इसको हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म में BF ऐसे लिखते हैं या V1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको बेस फॉर्म कहा जाता है। दूसरा जो होता है इसको हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। और पास्ट फॉर्म को वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तीसरा जो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता, और इसको हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। और चौथा जो हो ING फॉर्म होता है। क्या होता है? ING फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लिख दीजिए भैया। इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। और ING फॉर्म जो होता है इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, है ना। और इसको स्नैपशॉट में V4 भी लिखा जाता है। और पांचवा जो होता है इसको S/ES फॉर्म कहते, और इसको V5 भी कहते। अगर आप नहीं लिखे हैं नोट्स में ये सब शब्द तो नोट्स में इसको आप लिख सकते हैं उसके बगल में, ठीक है। जल्दी से लिखने का कष्ट प्रदान करें। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई लेक्सिकल वर्ब के 5 काइंड्स होते हैं। बेस फॉर्म V1, उसके बाद पास्ट फॉर्म V2, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3, ING फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म V4 और S और ES फॉर्म V5, राइट। ये पांचों काइंड हम लोगों ने देख लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। आखिरी जो पांचों काइंड है उस पांचों काइंड कैसे कैसे बदलते हैं, उसका हिसाब क्या है वो अभी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आपके पास एक चार्ट है। पहला बेस फॉर्म का चार्ट है। बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म है, जिसको हम लोग प्यार से V1 कहते हैं, राइट। उसके बाद आपका है पास्ट फॉर्म। क्या है? पास्ट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद है आपका ING फॉर्म। क्या है? ING फॉर्म कहो या कंटिन्यूअस फॉर्म कहो, राइट। इसको V4 के नाम से जानते हैं। और लास्ट है S और ES फॉर्म, ठीक है। इसको V5 के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत। इसको लंबा कर दिया जाए, समझ में आ गया। चलिए देखिएगा, सेंटेंस सॉरी वर्ड लिखते हैं हम एक्टिविटी वाला, यानी वर्ब लिखते हैं जो लेक्सिकल होगा। गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? और पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। गोइंग, गोज, गोइंग, गोज। कोई दिक्कत? देखिए ऐसे ही बदलता है। तुम लोग भी जो मन से वो वर्ड बोल सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ पहले से एग्जाम्पल ले रखा है, उसी को कंटिन्यू करने का कष्ट प्रदान कर रहे हैं। देखिए ध्यान से। डांस के बाद हो गया ईट। क्या हो गया? ईट के बाद हो जाएगा ड्रिंक। क्या है? तुम लोग पीते हो पानी? भाई बोले पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये देखिए मैंने तिरछा लिख दिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डांस का सेकेंड फॉर्म होता है डांस्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है डांस्ड, फोर्थ होता है डांसिंग, डांसिंग, उसके बाद डांसेस। कोई दिक्कत? अब ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, स्विम, स्वाम, स्वाम, स्विमिंग, स्विम्स, राइट। रीड, रेड, इसको देखो पढ़ते हैं रीड, रेड, रेड,
रीडिंग, रीड्स, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, सही है। कट, 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 कटिंग, कट्स, राइट। अब पुट का भी क्या होगा, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। स्पीक लिखा है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, सही है। तो ये सब वर्ब ऐसे बदलते हैं। आगे देखिए, अब एक्सुलरी वर्ब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इनका अपना कोई अर्थ, कोई डिफिनिट शाब्दिक अर्थ, शब्द का कोई अपना डिफिनिट अर्थ नहीं होता है। यूज के अकॉर्डिंग इनका अर्थ बदलते रहता। अगर मेन वर्ब के साथ दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके आगे मेन वर्ब ना दिखे तो ये खुद हेल्प मेन वर्ब बन जाता है, राइट। तो लिखा है, देखिए क्या, कि इनका यूज अकॉर्डिंग के हिसाब से बदलते रहता। अब तुम पूछोगे सर एक्सुलरी वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक्सुलरी वर्ब का यूज, जैसे इज का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं है, बस प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए है के सेंस में यूज करते। वाज का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं है, वाज मतलब होता है था, ठीक ना। तो वर मतलब भी तो होता है था, है ना। देखो शब्द का उतना मीनिंग कुछ है नहीं, ऐसा जैसे ईट का मतलब होता है खाना, गो का मतलब है जाना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये बदलते रहता। मान लो कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा है राम वॉज ईटिंग चपाती, है ना। राम वॉज ईटिंग चपाती, राइट। तो मैंने देखो वाज लिखा तो ईटिंग मेन वर्ब है, क्योंकि खाने का काम मेन हो रहा है, तो ये पक्का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, राइट। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो वाज का कोई मीनिंग नहीं है अपना, बस ये बता रहा है कि बात पास्ट की हो रही, बस इसके अलावा कुछ कर रहे क्या नहीं। अगर मान लो मैंने लिखा दे वर गोइंग इन द जंगल, है ना, दे वर गोइंग इन द जंगल, वो कहाँ जा रहे थे, जंगल में जा रहे। गोइंग मेन वर्ब है, वर क्या होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हाँ सही है। इसका भी मतलब था ही था, इसका भी मतलब था ही था, फर्क उससे नहीं पड़ रहा है, बस ये बता रहा है कि पास्ट की बातें हैं, इसका कोई अपना रियल मीनिंग, लेकिन गो का मीनिंग है, इट का मीनिंग है। कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो चलिए देखो लिखा है आपका। अच्छा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है सर, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए ध्यान से। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है भाई, मैं इंग्लिश में चैप्टर होता है एक, टेंस, क्या टेंस, वहाँ यूज होता है। वॉइस में यूज होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। मूड एक चैप्टर है उसमें होता है, या क्वेश्चन, अगर किसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ यूज होता है, या सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए अब देखो ध्यान से, तुम पूछोगे सर मेन वर्ब कितना है, भाई हमको भी नहीं पता, मेन वर्ब बहुत सारा है, 6-7 हज़ार 10,000 होगा, है ना। मेरिन वेबस्टर का डिक्शनरी आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारा वर्ब है भाई, वर्ब का कोई गिनती उनती नहीं। तो क्या सर ऑक्सिलरी वर्ब जो है यानी हेल्पिंग वर्ब है उसका गिनती है, हाँ फिक्स है, ऑक्सिलरी वर्ब फिक्स है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब को हम पकड़ लें तो सारा वर्ब जो बचा वो मेन वर्ब भी होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी जितना बोर्ड पे लिखेंगे उतना ही है, उसके अलावा काम कुछ है एक दो को, तो उसका हायर लेवल में पढ़ना है तो उसको बाद में बताएंगे, राइट। देखिए ध्यान से, लेकिन जनरली इतना ही होता है। अच्छा, कौन कौन है एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब कौन कौन है ना। देखिए लिस्ट है आपके पास, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, बी, बिन, बीइंग, सही है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है ना। ought to, may, might, है ना, need, dare, must, will, shall हो गया, do, does, did,
काउंट कीजिए, उसमें कितना, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 है। चलिए, यानी जितना भी लिखा है यही है क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, काम खत्म। अच्छा, ये अगर देखो ये जैसे इसमें देखो इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब मेन वर्ब भी बन जाता है। कब बनता है मेन वर्ब? जब इसके आगे मेन वर्ब ना रहे, फिक्स्ड बात है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे इज, एम, आर सब जो देख रहे हो, ये मेन वर्ब का भी काम कर देता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है नोट में आपका, डू जो है वो लेक्सिकल वर्ब भी है ना, और ऑक्सिलरी वर्ब भी है यानी हेल्पिंग वर्ब भी है। डू का मतलब होता है, शब्द मीनिंग है डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है, तो इसका शब्द का मीनिंग है यानी मेन वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा। जो कैसे देखो, मैंने कहा आई डू माई वर्क, क्या लिखा है? आई डू माई वर्क। कहीं तो डू के अलावा कोई वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। और इसमें लिखा है मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम, संजोग से देखो मैं अपना काम करता तो हूँ, इसका मतलब है आई डू माई वर्क, मतलब मैं अपना काम करता तो हूँ। कैसे देखिएगा, कहा जाता है क्या कहा जाता है कि डू, डज और डिड सेंटेंस में तभी आएगा, सुनिएगा ध्यान से, जब सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना हो या सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो। ठीक है, कहा जाता है, ग्रामर का नियम है, कहता है कि डू, डज और डिड तभी आता है जब क्वेश्चन बनाना हो या निगेटिव बनाना हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो देयर, ठीक है, इसका हमको क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा? आई डू नॉट गो देयर, ठीक है। या इसका हमको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो क्या लिखेंगे? डू आई गो देयर, बन गया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। मैंने अभी बोला कि डू, डज और डिड का यूज़ तभी होगा जब क्वेश्चन और निगेटिव बनाना, तो यहाँ पर ना निगेटिव है ना क्वेश्चन है, फुल स्टॉप लगा है, तो कैसे आ गया ये? समझ रहे ना? कंसेप्ट महान होता है, कंसेप्ट भाई। मैंने ही अपने शब्दों से बोला है कि डू, डज, डिड का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब बात क्वेश्चन की हो या निगेटिव बनाने की हो। लीजिए हम क्वेश्चन बना दिए और निगेटिव बना दिए, लेकिन यहाँ ना क्वेश्चन है और ना ही निगेटिव है। याद रखिएगा, अंग्रेजी ग्रामर में एक सेंटेंस होता है जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। क्या नाम है? एम्फैटिक सेंटेंस। और एम्फैटिक सेंटेंस में हम लोग डू का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना क्वेश्चन के और बिना निगेटिव के और बिना लिखना था क्या? इसको लिख लीजिएगा, आप वीडियो में है ना, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में। सॉरी फॉर इरेजिंग। देखिएगा ध्यान से, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कंफर्म लिख लीजिएगा। तो एम्फैटिक सेंटेंस होता है, क्या होता है? एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस कहता है कि हम जो है डू का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल बिना निगेटिव के और बिना इंट्रोगेटिव के, ठीक है। और लेकिन सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। अगर मैंने लिखा आई डू माई वर्क, इसका मतलब होता है मैं अपना काम करता तो हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी कहती है कि पता है तू सुबह से कुछ काम नहीं किया हो अपना, तुम क्या करते हो? मैं अपना काम करता तो हूँ, तुम कर देती हो मेरा काम, या पापा आप कर देते हैं मेरा काम। थोड़ा सा जो गुस्सा की बात हो घर में, तो ऐसा कहते हैं मैं अपना काम करता तो हूँ। इसका मतलब ये डू आके सेंटेंस में फोर्स कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए आता कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब ये दिख जाए तो आप गलत कर दीजिएगा कि नहीं डू से निगेटिव बनता है, डू से इंट्रोगेटिव बनता है, यहाँ ये नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, राइट। सब कुछ इंग्लिश जो है ना वो मीनिंग पे ही है, सब आसान चीज़ें हैं। क्या है? आसान चीज़ें हैं। पता नहीं इसको क्यों लोग जो है इतना दिमाग में रख लिए हैं कि अंग्रेजी बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं भैया, समझ रहे ना, अंग्रेजी बहुत आसान है, इतना आसान है कि हम क्या बताएं आप लोगों को। आसान तो इतना है लैंग्वेज में, क्या है ना तनुष का बात सही है कि नहीं? हाँ, इंग्लिश बहुत आसान है। स्मृति, आसान तो है बहुत। आइए आर्यन, अच्छा सलोनी बोल रही मेरा नाम ले लिए। सलोनी, इंग्लिश बहुत आसान है ना? अच्छा चलिए आगे बढ़ें। अब भोला बोलेगा मेरा भी नाम सर, अच्छा ठीक है तुम्हारा भी नाम लेते हैं। भोला, इंग्लिश आसान है? कितना आसान है?
अरे रोशन, चीकू, चांदनी, अमन, सबका नाम ले ली तो लकी का कैसे छोड़ देंगे? लकी बहुत आसान है। आइए तो समझ में आ गया। अब देखिए वहीं पर आगे लिखा है डू। अभी देख लिए डू का काम मेन वर्ब के रूप में था। अब देखो डू यू नो मी, है ना। अब इसमें इंट्रोगेटिव आ गया, राइट। तो नो का मतलब होता है जानना, यही मेन वर्ब है। तो पक्का डू क्या होगा? समझ में आ गया। तो आप वो सेंटेंस से पकड़ना है कि मेन जानना भी तो मेन काम है, ठीक है। देखो इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे डू का कोई मीनिंग नहीं है, लिखा भी है इसका कोई मीनिंग नहीं है। सही है कि नहीं? इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो ये एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जनरली हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, एक्सुलरी वर्ब लिखने का मेरा आदत नहीं है, लेकिन एक्सुलरी वर्ब, राइट। एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो मेन क्रिया को क्या करे? सपोर्ट करे, हेल्प करे, राइट। चलिए अब देखो वापस से मैंने हेडिंग दिया है क्या? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू यूज इन द सेंटेंस वर्ब्स इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। भाई जितना भी वर्ब है उसका अकॉर्डिंग टू यूज मतलब कहाँ यूज? सेंटेंस में यूज। जितने भी वर्ब है उसको सेंटेंस में यूज के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है। आपके नोट्स में एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ सारा चीज़ लिखा गया है। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो मैं यहाँ वापस से बोल देता हूँ, उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए कहीं साइड में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो पहला है यूज के हिसाब से वर्ब में मेन वर्ब, क्या है? मेन वर्ब। और दूसरा है यूज के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत? देखिए अब हम लोग मेन वर्ब के पढ़ने जा रहे हैं, मेन वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से, पढ़िए क्या लिखा है। जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले आता है, अकेला आ सकता है मेन वर्ब, कोई दिक्कत, या सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अकेला भी आ सकता है, इसको कोई दिक्कत, समझ रहे ना। हीरो है, कभी कभी फिल्म अकेला हीरो पर सेंटर्ड रहता है, मतलब हीरो पर ही सब कहानी नचता है। और कभी कभी हीरो के साइड में एक और रहता है छोटा हीरो जो हीरो का सपोर्ट करता है, जैसे सर्किट, है ना। समझ रहे बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ? जैसे कोई भी फिल्म में सनी देओल जो रहता है, सनी देओल वो 2-3 हीरो के साथ है, लेकिन सनी देओल हमेशा तुमको लगेगा कि मेन हीरो है, तो मेन वर्ब है। उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आएंगे तुमको हीरो ही है, वो दूसरा फिल्म में एज ए लीड रोल करते हैं, लेकिन जब सनी देओल के साथ आते हैं तो उनको ऑटोमेटिक ऐसा लगाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कहानी में कि वो साइड में है। समझ रहे ना। डॉन फिल्म देखे होगे तुम लोग, डॉन साउथ का डॉन, नागार्जुना का, उसमें यादव नाम का एक आदमी रहता है उसके साथ, तुम नहीं देखो तो देख लेना कभी, ठीक है ना। तो वो भी हीरो है, राघव लॉरेंस वो भी हीरो ही है, ठीक है ना, वो भी मूवी बनाता है, लेकिन नागार्जुन के साथ आए तो नागार्जुन ही मेन हीरो था, और उसके बाद वो आया तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ रहे हो? तो ये मेन वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, और नहीं रहे हेल्पिंग वर्ब तो खुद अकेला भी आ सकता। लिखा है आपकी कॉपी में, देखिए, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो अकेला यूज होता है या किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, उसको मेन वर्ब कहते। मैंने सेंटेंस लिखा, भैया कुछ भी समझना हो सेंटेंस से ही समझिए। आई एम अ बॉय, कोई शक? एम मतलब क्या है? इसके क्या आगे कोई दिख रहा है मेन वर्ब? ये पक्का खुद क्या है? अब देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, आई लव हर, माई गॉड, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कितना अच्छा सेंटेंस है। ये आगे क्या, इसके आगे कोई वर्ब दिख रहा है? नहीं, यदि यही मेन वर्ब है, प्यार करने का काम ही मेन होता है, समझ रहे हो ना। प्यार करने का काम ही मेन होता है, जोर से बोलो, है प्यार करते रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। जोत से जोत जगाते चलो और प्यार की गंगा बहाते चलो, समझ रहे बात को। आइए, तो यही मेन वर्ब हो गया। उसके बाद मैंने लिखा आई एम रीडिंग, मतलब पढ़ने का काम यहाँ मेन हो रहा है। वो प्यार का काम भी तो मेन ही था, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। तो अब देखिए कहते हैं रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम मेन है, तो पक्का यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एम हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? तो मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है। मेन वर्ब बिना, ये तो संयोग से एम हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन आगे मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन गया। लेकिन यहाँ मेन वर्ब आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो मेन वर्ब अकेला भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता, कोई दिक्कत। आई विल डू इट, मैं इसे कर दूंगा। आई विल डू इट, मैं इसे कर दूंगा। देखो विल आ गया, तो यहाँ पर डू मतलब होता है करना। ये भैया अगर मेन वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सपोर्ट ले लेंगे तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन इस सारे सेंटेंस में सबसे मेन सेंटेंस कौन था? आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। तुम लोग भी करते हो क्या?
आए, सबसे मेन सेंटेंस यही था। समझ रहे हो तुम लोग? लकी समझ रहे हो तुम? बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। आर्यन, स्मृति समझ रहे हो तुम? समझ रही है तुम? बाबू भोला, तुम लकी, तुम चीकू, चलिए हम आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। मेन वर्ब देख लिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वापस से हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है। जो वर्ब टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन, निगेटिव के फॉर्मेशन में हेल्प करे। पहले भी हम बताएं कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ क्या होता है, टेंस में, वॉइस में, मूड में, क्वेश्चन में, निगेटिव में, तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ए हेल्पिंग वर्ब इज़ वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एट्सेट्रा। एक हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो टेंस, वॉइस, मूड, निगेटिव, क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग मेन काम है रहा है, तो ये पक्का क्या होगा, हो गया। देखिए अच्छा, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। कैसे पता प्रेजेंट टेंस में? क्योंकि एम प्रेजेंट में यूज होता है, बस यही बता रहा है ये, तो टेंस बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता आई वॉज राइटिंग, तो वॉज हमेशा पास्ट के लिए लगता है, राइट। ये मेन वर्ब है, तो ये पक्का हेल्पिंग वर्ब है। तो वाज का काम क्या है, ये बताना कि बात पास्ट टेंस की है। किसकी है? पास्ट टेंस की। समझ में आ रहा है? yes, sir. अगर सीन और लिख दिया, आई विल राइट, मैं लिखूंगा, राइट। राइट क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये बता रहा है कि बात फ्यूचर टेंस की हो रही है। किसकी हो रही है? तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि टेंस बताता है, राइट, मूड बताता है, ठीक है, वॉइस बताता है, निगेटिव बना सकता है, और निगेटिव पीछे बना के दिखा दिए हैं, डू से यूज़ किए थे, राइट। देखो एक और सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज़ गॉन टू दिल्ली, ठीक है। गॉन मतलब जाना मेन काम हो रहा है, तो हैज़ पक्का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये देखो, ये बता रहा है कि बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो कहते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कोई दिक्कत? कौन कौन सा ऐसा वर्ब है सर जिसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है? अभी जस्ट कुछ देर पहले एक लिस्ट लिखे थे, वही हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होता, वो लिस्ट वापस से आ गया। देखिए लिखा है ना, लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विच एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करता है, उसका लिस्ट लिखा गया है। पढ़िए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, नीड, डेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नॉट, मस्ट, टू, यूज टू, है ना। ये सारे शब्द जो हैं यही ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत? अब देखो लिखा है उसमें एक और हेडिंग, वर्ब एक्ट एज बोथ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऐसा वर्ब एक्ट एज बोथ मेन वर्ब और, अब हम ये लिस्ट देखेंगे कि ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। देखिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, सारा, नीड और डियर, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब तो हैं ही, साथ ही मेन वर्ब का भी काम करते हैं। अच्छा बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो इसके आगे पक्का मेन वर्ब होगा। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है तो फिक्स्ड इसके आगे मेन वर्ब होगा ही होगा, राइट। ठीक है। अगर ये खुद हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब तो होगा। अगर बाव कि इसके आगे मेन वर्ब नहीं नजर आए तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत?
मतलब ये सारे के सारे मेन वर्ब भी होते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, कोई दिक्कत? चलिए सेंटेंस से ज़्यादा क्लियर होगा, राइट? देखिए सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में क्या लिखा है पढ़िए। कहता है ही इज़ रेडी, ही इज़। अच्छा बताओ, क्या जो ही है वो कुछ कर रहा है? वो तैयार, वो खुद तैयार है। जैसे तुम कहीं जाते हो तो कोई क्या बोलता है कि ही इज़ रेडी, उसको बोलो वो तैयार है, लेके आ जाओ। तो ही इज़ रेडी, इज क्या है? क्या इसके आगे कोई मेन काम हो रहा है? रेडी मतलब तैयार होना, वो खुद हो रहा है, कुछ कर। तो यही क्या होगा? प्लेइंग का काम मेन हो रहा है, ये पक्का कॉमन सेंस की बात है। यहाँ मेन वर्ब था या हेल्पिंग हो रहा है। तो हम बताएं ना कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों का काम करता है। आप सेंटेंस में देखिए कि क्या मेन काम है कि नहीं। मेन काम है तो उसके पहले हेल्पिंग ही होगा, नहीं है तो भाई वही मेन हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखो ही इज़ गोइंग लिख लिया, ही डिड नॉट डू दिस, उसने इसको नहीं किया, है ना। डू का मतलब होता है मेन काम, तो पक्का हेल्पिंग वर्ब हो गया ये, क्योंकि आगे मेन काम दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखो यही डिड आ गया, ही डिड दिस, उसने इसको किया। ही के बाद कुछ आ रहा है क्या? इसके बाद कोई एक्टिविटी है तो यही क्या हो जाएगा? तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, है ना। तो किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा। अगर मान लो कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा, कोई सेंटेंस में, इसमें एक ही वर्ब है ना, तो पक्का मेन वर्ब ही होगा। क्या होगा? लिखा है आपके हेडिंग में, यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो पक्का मेन वर्ब होगा, राइट। मैंने लिखा आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, भाई हैव के अलावा कोई वर्ब दिख रहा है तो पक्का यही। मैंने लिखा ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, इसके अलावा कोई वर्ब दिख रहा है क्या? यही क्या होगा? फिर वापस नोट 2 में लिखा है, क्या देखिए, यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो, एक से ज़्यादा, तो सबसे अंत वाला जो होगा वही मेन वर्ब होगा, सबसे अंत वाला जो होगा वही मेन वर्ब। अब देखिए सेंटेंस में, आई हैव बिन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ते रहा हूँ, ठीक ना। रीडिंग मेन काम है ना, तो बिन भी लगाए, हैव भी लगाए, तो ये लास्ट वाला ही मेन वर्ब होगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब होगा। बोलो यस सर। सबसे बहुत सारा वर्ब है, ये भी वर्ब की तरह काम करता है, ये भी करता है, ये भी, लेकिन ये देखो ये सबसे, जब बहुत वर्ब हो तो सबसे लास्ट वाला ही मेन वर्ब होगा, तो यानी उसके पहले सब क्या होगा? बस बहुत आसान है यार। आई हैव बिन अ टीचर, है ना, ठीक है। तो पक्का बिन ही क्या होगा? क्योंकि इसके आगे तो नहीं है कुछ, तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत? अब हम लोग समझने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो वर्ब होता है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। एक सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब सेंटेंस का शुरुआत होता है तो सब्जेक्ट से होता है, बीच में कहीं वर्ब आता है और लास्ट में क्या आता है? यही जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका? सेंटेंस का, राइट। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होता है, जो प्रोनाउन होता है, हम पढ़ चुके हैं। वर्ब को तो अभी चीर फाड़ कर दिए हम लोग। अब बच्चा वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसका, देखो सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसका इफेक्ट किस पर होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। पढ़िए क्या लिखा है, सब्जेक्ट के अलावा वर्ब का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा वर्ब का फल यानी इफेक्ट जिस शब्द पे या शब्द का समूह पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। देखो लिखा है, ऑब्जेक्ट बनने का काबिलियत किसके किसके पास होता है? नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन बन सकता है, नाउन फ्रेज बन सकता है और नाउन क्लाउज बन सकता है, ठीक है। ये क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल नाउन और प्रोनाउन तो पढ़ चुके। अगला, हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है, इसको कैसे पहचाने? हाउ टू आइडेंटिफाई।
ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, लिखा है हम लोग हमेशा सेंटेंस में जो वर्ब होगा वर्ब से पूछेंगे। भाई क्या पूछेंगे? वर्ब से दो चीज़ पूछेंगे, व्हाट या हुम। जो लिखा है वर्ब से व्हाट या हुम पूछेंगे तो जो उसका रिप्लाई आएगा वही ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब से पूछेंगे व्हाट, वर्ब से पूछेंगे हुम, तो जो वर्ब रिप्लाई करेगा वही ऑब्जेक्ट। अब देखिए, तुम बोलोगे सर वर्ब से व्हाट कब पूछेंगे और हुम कब पूछेंगे? भाई ऐसा थोड़े ना कि भाई कभी व्हाट और हुम दोनों पूछ देंगे, नहीं। तुम पूछोगे कि सर बताइए कि वर्ब से हम व्हाट कब पूछेंगे और हुम कब पूछेंगे? जब आपको सेंटेंस के अंत में कोई थिंग्स दिखे, मतलब कोई चीज़ दिखे, कोई वस्तु दिखे, राइट, तो आप क्या पूछेगा वर्ब से। और कोई इंसान दिखे, मतलब पर्सन दिखे, क्या दिखे? पर्सन दिखे, इंसान टाइप का, तो आप हुम पूछिएगा, ठीक है। और अगर व्हाट पूछिएगा, कोई चीज़ दिखे, मतलब कोई चीज़ रहेगा सेंटेंस में, तो वर्ब से व्हाट पूछिएगा तो उसका आंसर जो होगा वही ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। होम पूछिएगा, अगर पर्सन दिख जाए, है ना, तो वही ऑब्जेक्ट, उसका रिप्लाई। पर्सन रहेगा तो उसका रिप्लाई ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, वर्ब से पूछे व्हाट जब थिंग्स हो, वस्तु हो, वर्ब से पूछे होम जब पर्सन हो, व्यक्ति हो, ठीक है। देखो अब लिखा है और क्या, जब व्हाट या होम का रिप्लाई ना मिले, अगर मान लो रिप्लाई मिल गया था तो ऑब्जेक्ट हो गया, और रिप्लाई नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने सेंटेंस लिखा, राम इट्स राइस, ठीक है। अच्छा देखो, राइस कोई इंसान है क्या? चीज़। तो जब थिंग्स है तो पक्का ये वर्ब है। वर्ब से पूछे व्हाट राम ईट्स, राम क्या खाता है? राइस, तो ऑब्जेक्ट बना। समझ में आ गया? यस सर। जब चीज हो तो, ठीक है ना। मैंने वापस से लिखा, आई लाइक दीज फ्लावर्स, आई लाइक दीज फ्लावर्स। मैंने लाइक से पूछा भाई कि व्हाट आई लाइक, क्या मुझे पसंद है? फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या बना? अच्छा, मैंने व्हाट क्यों पूछा इससे? क्योंकि फ्लावर्स थिंग्स होता है, राइट। लाइक ही वर्ब है, वर्ब से पूछा व्हाट, क्या पसंद है मुझे? फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट बना। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, मैंने पूछा ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिएगा, मैंने प्लेइंग से पूछा भाई फील्ड है तो व्हाट। अच्छा बताओ, क्या खेल रहा है? फील्ड तो नहीं खेल रहा है। हम बोलेंगे क्या खेल रहा है? ही ना खेल रहा है। अच्छा बताओ, ग्राउंड खेलता है क्या? ग्राउंड ऐसे से पटकाता है अपने, नहीं ना। तो ये फील्ड क्या बना? ऑब्जेक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है ही। व्हाट मतलब कहता है क्या, प्ले मतलब तो खेलना, क्या खेल रहा है? फील्ड तो नहीं खेल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं बना, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है ही नहीं। हो समझ में आ गया होगा? मेरे अंदाज से पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अरे फंस गए, समझ रहे हो? चलिए देखो, सेंटेंस में कभी कभी ऐसा भी होता है, समटाइम्स नोट में लिखा है, एक ही वर्ब के कभी कभी दो ऑब्जेक्ट हो जाते, ठीक है ना। तो उसको ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते। अभी कुछ देर में देखेंगे, चलिए पढ़िए। अब देखो, कहता है मेन वर्ब को और भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब को और भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो लिखा है, मेन वर्ब इज ऑल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा पार्ट है इंट्रांजिटिव। क्या है? इंट्रांजिटिव। सही है? यस सर। तो हम लोग पहले पे चलते हैं, ट्रांजिटिव पे। किस पे चलते हैं? ट्रांजिटिव पे, ठीक है। देखिए लिखा है, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट किसी का पता करने के लिए व्हाट या होम का रिप्लाई होता है। यानी जो वर्ब के पास व्हाट या होम का रिप्लाई होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मैंने लिखा, श्वेता ईट्स खीर, ठीक है।
मैंने ईट से पूछा भाई क्या खाती है, व्हाट, ये बोलेगा खीर, ऑब्जेक्ट बना। तो इस वर्ब को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? वापस से देखिए, मैंने लिखा एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम लोग ही मुझसे प्यार करते हो? यस और नो? कितना करते हो तो पता चल ही जाएगा। आज पार्टी दे रहे हो क्या तुम लोग? आज ये कौन सा प्यार हुआ? पार्टी दोगे तब ना होगा कुछ। चलो ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग ले चलो कभी। अरे ले चलोगे शॉपिंग? प्लीज़ भाई ले चलो ना कभी, हमको भी ले चलो यार शॉपिंग के लिए। तनुष्का प्लीज़, सलोनी, लकी बोलेंगे हम लोग के पास पैसे हैं। पैसा क्या टेंशन है, तुम्हें दिल खाली रखना चाहिए। क्या जी, मार खा के आ गए दुकानदार से? आइए, कितना खूबसूरत सेंटेंस है, आई लव यू वाला सेंटेंस है। देखिए आप लोग बड़ा गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को। मैंने इस लव से पूछा बाय होम आई लव, मैं किससे प्यार करता हूँ? यू, तुमसे। ऑब्जेक्ट बना? तो ये वर्ब कौन सा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? अब आगे मैंने देखिए एक और सेंटेंस दिखा, माई ब्रदर हैज़ रेड द बुक, मेरा भाई किताब पढ़ चुका है, राइट। मैंने रीड से पूछा भाई क्या पढ़ चुका है तुम्हारा भाई? बोलेगा किताब पढ़ चुका है, ऑब्जेक्ट बना। तो रीड क्या बना? ट्रांजिटिव वर्ब। बोलोगे नहीं तो दिक्कत हो जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब जब इतना आसानी में नहीं बोल रहे होते तो भैया सृष्टि में तब तो समस्या है। समझ रहे हो ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और ये जो रीड होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कोई दिक्कत? अब ट्रांजिटिव तो हो गया, दूसरा भी चलते हैं इन ट्रांजिटिव पे। किस पे? इन ट्रांजिटिव पे। इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है भैया जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो। देखो क्या लिखा है, इन ट्रांजिटिव, जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसको इन ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है? द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज होता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा मैंने सेंटेंस लिखा, आई ईट, मैं खाता हूँ। मैंने ईट से पूछा कि भाई मैं क्या खाता हूँ, व्हाट। भाई आगे ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट इसके पास है ही। ये जो वर्ब हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, राइट। मैंने लिखा आई स्लीप, मैं सोता हूँ। अब इसके आगे कुछ दिखे तो व्हाट, क्या सोता हूँ, क्या मतलब आम, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV। ठीक है? कोई दिक्कत? मैंने लिखा रचित, वाह, इसको तुम लोग जानते हो क्या? कौन है रचित? रचित वॉक्स इन द गार्डन, वाह, एक बगीचा में टहलता है। भाई बगीचा में टहलने को मिल रहा है तुमको। रचित वॉक्स इन द गार्डन। मैंने वॉक से पूछा कि भाई व्हाट, क्या टहल रहा है गार्डन, तो बगीचा तो नहीं टहल रहा है, तो भाई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो वॉक्स क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। कुछ स्पेशल नोट्स में लिखा है, देखो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेते, कुछ ऐसा वर्ब भी होता है जो ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, वे हमेशा इंट्रांजिटिव ही होते। जैसे गो, कम, सिट, स्लीप, डिड एट्सेट्रा, ये सब ऐसा वर्ब होता है जो इंट्रांजिटिव नहीं लेता है। लेकिन हम ऐसे ही बक करके नहीं बोल देंगे कि इंट्रांजिटिव हो गया ही। हम सेंटेंस देखेंगे, वर्ब से पूछेंगे व्हाट या होम का रिप्लाई, अगर मिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा ट्रांजिटिव। समझ रहे हो ना? ये सिर्फ रट नहीं रही कि कॉन्सेप्ट पावरफुल होता है, रटना नहीं चाहिए, राइट। समझ में आ गया? देखो लिखा है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वे हमेशा इंट्रांजिटिव होते। जैसे गो, स्लीप, देखो अभी यहाँ पर था ना ईट, है ना, इंट्रांजिटिव है, लेकिन इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट दिख जाए, जैसे मैं लिखा आई ईट ए मैंगो। अब लीजिए, रट लीजिए आप। अब रट लिए क्या कि ईट इंट्रांजिटिव होता है, ईट इंट्रांजिटिव होता है। अब लीजिए, सत्यानाश हो गया आपका रटना। मैंने ईट से पूछा कि भाई व्हाट आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, मैंगो, ऑब्जेक्ट बना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तुम तो रट के आया था इंट्रांजिटिव, इसलिए रटना नहीं है, कंसेप्ट महान होता है, कंसेप्ट महान होता है। समझ रहे स्मृति? समझ रहे आर्यन, तनुष्का? समझ रहे बाबू, लक्की, चीकू? कंसेप्ट महान होता है। समझ रहे बात को? चांदी समझ रहे हो तुम? कंसेप्ट रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है कि नहीं यही सही, रटेंगे नहीं, जो गलत है वो गलत है।
गलत कभी सही नहीं हो सकता, सभी कभी समझ आई। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव दोनों होते। अब देखो पहले इट के बारे में बोला कि नहीं इंट्रांजिटिव होता है, अब कह रहा है कि ऐसा वर्ब होता है जो ट्रांजिटिव भी होता है इंट्रांजिटिव। इसलिए रटना नहीं है, दो ही कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पूछेंगे वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ इंट्रांजिटिव हुआ। और अगर वर्ब से पूछे व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल गया, ऑब्जेक्ट हुआ ट्रांजिटिव। बोलो यस नो। देखिए देखो ईट, फिर कहता है बीट, पीटना, उसके बाद रीड, है ना, ये सब कहता है कि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों होता है। फिर भी हम रटेंगे कंसेप्ट महान होता है। मैंने कहा आई इट, सही है। इट से पूछा क्या, व्हाट आई इट, ऑब्जेक्ट है क्या, नो ऑब्जेक्ट, है ना, यानी इंट्रांजिटिव हो गया। मैंने कहा आई ईट अ मैंगो, मैंने इट से पूछा भाई मैं क्या खाता हूँ, व्हाट, बोलेगा मंगू, अच्छा मैंगो, सुने तो ऑब्जेक्ट बना, है ना, ऑब्जेक्ट बना तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, राइट। मैंने कहा सी रीड्स, वो पढ़ती है, सी रीड्स। मैंने व्हाट, क्या व्हाट सी रीड्स, क्या पढ़ती है, अंगूर, नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये क्या हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा सी रीड से बुक लीजिए, यहाँ इंट्रांजिटिव बन गया, सी रीड्स अ बुक लीजिए, यहाँ बन जाएगा ट्रांजिटिव। इट से पूछा कि भाई क्या पढ़ती है वो, तो भाई किताब पढ़ती है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बोलिए यस नो। और इस तरीक़ा से हमारा पूरा वर्ब A to Z कंप्लीट हो गया। इसी तरह से चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, नोट्स डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।